नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में, जहां हम UGC नेट पेपर 1 के मुश्किल से मुश्किल टॉपिक का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। इससे संबंधित पहला वीडियो, मतलब इस सीरीज का जो पहला वीडियो है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए ये दूसरा वीडियो है। आज का जो हमारा वीडियो है वो शिक्षण अभिक्षमता में मूल्यांकन पद्धति पर आधारित है, यानी कि इवैल्यूएशन सिस्टम पे आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि हर एक साल इससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न पूछे जाने अनिवार्य है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक देखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC नेट पेपर 1 के वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसका मूल्यांकन किया जाता है? शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षण या सभी के सभी? तो आपको बताओ कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण तीनों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन विद्यार्थी का संपूर्ण मापन करने के साथ साथ संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का भी मापन करता है। देखिए, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? सामान्य मूल्य अंकन, यानी किसी भी चीज़ का मूल्य को आंकना, मापना। ठीक, तो जो सीख रहे हैं, यानी कि जो छात्र है, विद्यार्थी है, वो कितना सीखे है, इसको भी हम मूल्यांकन पद्धति में मूल्यांकित करते हैं। फिर जो सिखा रहे, जो शिक्षक जो सिखा रहे हैं तो कितना सिखा पा रहे हैं, जो चीज़ बताने आए वो कितना छात्र समझ रहे हैं, ये भी मूल्यांकन में मूल्यांकित किया जाता है। और साथ ही साथ जिस विधि से शिक्षक सिखा रहा है, कौन से टीचिंग मेथड का यूज कर रहा है और वो टीचिंग मेथड विद्यार्थी पे कितना सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो उसका भी अंकन जो किया जाता है वो मूल्यांकन पद्धति में किया जाता है। तो इस हिसाब से एकदम क्लियर है आपका कि शिक्षा के क्षेत्र में किनका मूल्यांकन किया जा रहा है, किनका मूल्यांकन किया जाता है। तो शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण, इन सभी के सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। तो विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन की विशेषताओं में शामिल है व्यापकता, निरंतरता, दोनों या कोई नहीं। आपको बताओ कि मूल्यांकन की विशेषताओं की बात करें, यानी कि मूल्यांकन के क्या क्या गुण होते हैं। तो व्यापकता यानी कि कम्प्रीहेंसिवनेस, शिक्षक द्वारा छात्रों के विकास के सभी पहलुओं का आकलन किया जाता है, यानी कि मूल्यांकन क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। इसी तरह निरंतरता, मतलब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। देखिए, कितना एग्जाम छात्र का स्कूल में ही देख लीजिए, पहले एक बार क्या मूल्यांकन किया जाता है, एक बार एग्ज़ाम से पहले मूल्यांकन किया जाता है, फिर एग्ज़ाम के बाद मूल्यांकन किया जाता है, फिर उन लोगों का क्लास में ही टेस्ट लिया जाता रहता है। तो विभिन्न तरीक़ों से, मतलब क्या है कि ये जो मूल्यांकन जो चलती है, इवोल्यूशन चलता है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये व्यापक भी है, यानी कि एक बहुत ही ये वास्ट प्रोसेस है और इसमें जो है सो छात्र के सभी पहलुओं पर ध्यान देता है, उनके ध्यान दिया जाता है, उनके सभी गुणों को मापन करने का प्रयास किया जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि व्यापकता हो या निरंतरता हो, ये सब के सब मूल्यांकन की विशेषताओं में शामिल है, यानी कि दोनों सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न कि CGPA का पूरा नाम क्या है? CGPA, पहला विकल्प है कम्युनेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, दूसरा है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, सी में है बोथ और डी में है नन। तो CGPA का जो पूरा नाम हो जाएगा वो है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि ये जो हमारा विकल्प बी है वो सही जवाब है। भारत तथा विदेशों में भारतीय छात्रों के स्थानांतरण व उनके आकलन में नियोक्ताओं को आसानी हो, साथ ही साथ मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए CGPA सिस्टम को क्या किया गया है? लागू किया गया है। तो ये जो हमारा प्रश्न है कि CGPA का पूरा नाम क्या है, ये विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से किस मूल्यांकन का उद्देश्य किसी कोर्स या विषय के लिए छात्रों या छात्राओं की योग्यताओं की जांच करना होता है?
मतलब किसी कोर्स के लिए जो हम प्री एडमिशन टेस्ट जो लेते हैं एडमिशन से पहले, वो कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत, व्यापक, संकलनात्मक, स्थानन या नन ऑफ दीज, कौन सा मूल्यांकन? तो आपको बताओ कि पढ़ाई के बिल्कुल स्टार्ट में जब हमें छात्रों को ज्ञान का स्तर जानना हो तो हम स्थानान मूल्यांकन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्थानान मूल्यांकन। इसका अंग्रेजी नाम है प्लेसमेंट, PLACEMENT, प्लेसमेंट इवेल्यूशन। देखिए प्लेसमेंट इवेल्यूशन ये होता है ना कि प्लेसमेंट एकदम स्टार्ट में, जैसे कि हमको ये जानना है कि छात्र जिस कोर्स के लिए हम उसका एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए योग्य है कि नहीं, ठीक। तो उसके लिए हम प्लेसमेंट ये स्थानान मूल्यांकन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पढ़ाई के बिल्कुल स्टार्ट में जब हमें छात्रों को ज्ञान का स्तर जानना है, यानी कि इसका उद्देश्य है किसी कोर्स या विषय के लिए शिक्षार्थी यानी कि छात्र की योग्यता जांच करना। तो ये होता है स्थानान मूल्यांकन, मतलब सबसे स्टार्ट में जो मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन पद्धति की खोज किसने की थी? ये हमारा प्रश्न है। मूल्यांकन पद्धति, ये जो इवेल्युएशन सिस्टम है, इसकी खोज किसने की थी? ब्रेंडन, टेलर 1949 या 39 या नन ऑफ दीज? तो आपको बताओ कि मूल्यांकन पद्धति की खोज टेलर ने 1949 ईस्वी में की थी। इन्होंने वस्तुनिष्ठ आधारित मूल्यांकन का समर्थन किया था। वह इस क्षेत्र के प्रारंभिक लेखकों में से एक माने जाते हैं। तो हमारा विकल्प बी जो था वो हमारा सही जवाब है, बी वाला। अब हम बढ़ते हैं आपका अगले प्रश्न की ओर। मान लीजिए हम छात्रों को एक यूनिट पढ़ाने के बाद यूनिट टेस्ट या चैप्टर टेस्ट लेना चाहते हैं, यह मूल्यांकन के किस प्रकार में आएगा? देखिए हम क्या करते हैं कि छात्र को कोई यूनिट पढ़ा देते हैं, ठीक। जैसे कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड एक यूनिट हो गया मान लीजिए पूरा, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जितना चीज़ हम टोटल पढ़ा दें, उसके बाद आपको यूनिट का हम टेस्ट ले रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसे एवल्यूएशन सिस्टम कुछ भी हो गया, तो वो चैप्टर पढ़ा रहा है, उसके बाद हम उसका तुरंत टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो ये किस में आएगा? निर्माणात्मक, स्थानन, रचनात्मक या ए और सी दोनों? ये किस मूल्यांकन सिस्टम में आएगा? तो आपको बताओ कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका महत्व जानने की दिशा में हमको जो किसी मूल्यांकन का हेल्प लेना है तो वो होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। मतलब किसी खास शिक्षण विधि में कोई खास शिक्षण विधि में तब हम यूनिट वन एक यूनिट या एक चैप्टर के बाद उसकी वस्तु स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है उसे प्राप्त करने में कितने सफल ही रहे या असफल रहे, सब की जानकारी हमें इस मूल्यांकन से मिलती है। तो ये जो मूल्यांकन होता है ये फॉर्मेटिव होता है, यानी कि जब हम किसी के कोर्स के लिए किसी का एडमिशन ले कि इस कोर्स के ये योग्य है कि नहीं है, तो वो हो गया आपका प्लेसमेंट यानी स्थानान मूल्यांकन। वही कोर्स में आने के बाद हम जो क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट जो लेते हैं, किसी यूनिट को पढ़ा रहे, चैप्टर को पढ़ा, उसका जो टेस्ट ले, तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव, यानी जिसको हम निर्माणात्मक भी कहते हैं हिंदी में और रचनात्मक भी कहते हैं। यानी कि विकल्प ए और सी दोनों सही जवाब हो जाएगा आपका। अब क्लियर हो गया होगा प्लेसमेंट क्या होता है और फॉर्मेटिव क्या होता है। मतलब सबसे स्टार्ट में प्लेसमेंट, और फिर जब यूनिट बाय टेस्ट लेने लगते हैं या क्लास में ही टेस्ट लेते रहते हैं तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव, यानी कि निर्माणात्मक या रचनात्मक। इसका दोनों का दोनों नाम है, ये कभी भूलिएगा नहीं। अब अगला प्रश्न है हमारा कि किस मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के व्यवहारों में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अधिगम की दृष्टि से छात्रों ने क्या ग्रहण किया। तो ये मूल्यांकन जो होता है, ये मूल्यांकन होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवेल्युएशन। देखिए यह मूल्यांकन जो होता है ये कार्यक्रम गतिविधियों के अंत में कार्यक्रम का महत्व जानने के लिए किया जाता है। आंग्ल भाषा का शब्द इवेल्युएशन ये योगात्मक मूल्यांकन से ही जुड़ा है। इस मूल्यांकन से हम यह पता लगाते हैं कि अधिगम की दृष्टि से छात्रों ने क्या ग्रहण किया। आपको मैंने पिछले ही प्रश्न में बताया था कि सबसे स्टार्ट में जब हमें जानना होता है कि छात्र इस कोर्स के योग्य है कि नहीं है तो प्लेसमेंट, अब एंट्री हो गया छात्र का इस कॉलेज में या स्कूल में या किसी कोर्स में, अब उस कोर्स में हम यूनिट बाय टेस्ट लिए तो क्या हो गया फॉर्मेटिव। और सबसे अंत में, एकदम अंत में जब हम टेस्ट लेते हैं, सबसे अंत में, क्लासेस के अंत में, कोर्सेस के अंत में,
तो ये जो अंतिम जो टेस्ट होता है जिसमें छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, कि आपके बिहेव में क्या चेंज आया। तो ये जो मूल उद्देश्य होता है, यानी कि सबसे अंतिम मूल्यांकन जो किया जाता है, सबसे लास्ट में जो इवैल्यूएशन किया जाता है, वही होता है योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि विद्यार्थी के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि अधिगम की दृष्टि से छात्रों ने क्या ग्रहण किया। तो ये होता है योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव, SUMMATIVE, समेटिव। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन में छात्रों के अधिगम कठिनाइयों का पता लगा के उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। देखिए ये सारे मूल्यांकन के प्रकार है, अब इसमें से एक बच गया था, उसको भी मैं ये इस प्रश्न के माध्यम से बता देता हूँ। स्थानांतरण, निर्माणात्मक या निदानात्मक या कोई नहीं। आपको बताओ कि हम छात्रों को प्रवेश करा लिए तो स्थानांतरण मूल्यांकन, प्रवेश करने के लिए टेस्ट लिए। अब यूनिट वाइज टेस्ट लिए तो वो हो गया आपका फॉर्मेटिव। और यूनिट वाइज टेस्ट लेने के बाद उसका जो हमको समस्या पता चला, यूनिट में समस्या पता चला, फिर उसको हम तुरंत दूर भी कर दिए, यानी कि उपचारात्मक, क्लियर, उपचारात्मक पद्धति, मतलब कि उसको हम जो समस्या आई उसके टेस्ट में, या जो उसको हमको पता चला कि अरे भाई इसको तो ये समस्या है, तो उसको हम दूर करने का जो प्रयास करेंगे जिस मूल्यांकन की पद्धति की सहायता से, तो वो होता है निदानात्मक, मतलब निदान करना, उपचार करना, यानी कि ये होता है, इसका इंग्लिश होता है डायग्नोस्टिक होता है इसका इंग्लिश। तो ये हो जाएगा आपका निदानात्मक मूल्यांकन। इसका अंग्रेजी में आपको लिख दूँ, इसमें हिंदी इंग्लिश में फंसिएगा नहीं, हमको जनरली जानना चाहिए। DIA और फिर होता है GNOSTIC, ये हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब आपको लगता है एकदम क्लियर हो गया है इवैल्यूएशन के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एकदम स्टार्ट में यानी कि एडमिशन के समय लिया जाता है स्थानांतरण यानी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फिर यूनिट वाइज जो हम उसको पढ़ाते गए, चैप्टर वाइज पढ़ाते गए, फिर उसका टेस्ट लिए तो फॉर्मेटिव, और फिर उसके बाद उसको ऐसा टेस्ट लेने का तो उसकी समस्याओं को भी साथ में दूर किए तो हो जाएगा डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक। और सबसे अंत में कि उसका पूरा ये प्रोसेस करने का तो उसमें क्या चेंज है, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, जो कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है, तो वो जो हम पता करते हैं तो वो हो जाता है आपका लास्ट में समेटिव एवेल्यूएशन। अब मेरे विचार से नहीं लगता है कि आपको मूल्यांकन पद्धति से एक भी प्रश्न गलती होगा, एकदम बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम 19वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब गलती होगा कि नहीं होगा तो अगला प्रश्न देख लीजिए। योगात्मक मूल्यांकन के अन्य नाम यानी समेटिव इवैल्यूएशन जो सबसे लास्ट में लिया जाता है उसके अन्य नाम क्या है, संकलनात्मक, बाह्य या अंतिम। तो आपको बताओ कि योगात्मक मूल्यांकन जो होता है उसको जो सबसे अंतिम एग्जाम में लिया जाता है, इसको जो है सो हम संकलनात्मक भी बोलते हैं और इसको हम बाह्य भी बोलते हैं, और इसको अंतिम, सबसे अंतिम में लिया जाता है तो अंतिम भी बोलते हैं। तो सारा का सारा इसका नाम हो गया। अब 20 नंबर प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है। विकल्प है स्थानांतरण मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, अंतिम मूल्यांकन। अब इसमें से आपको कौन सा विकल्प सही लगता है लिखिए कमेंट सेक्शन में। प्रश्न संख्या 20 और उसका विकल्प ABCD जो आपको सही जवाब लगता है वो आप उत्तर लिखें। और आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विभिन्न पेपर 1 जो फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर कीजिए और इस प्रश्न का हमको उत्तर ढूंढ के लाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आपको डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में 20 नंबर प्रश्न लिखिए और उसका उत्तर लिखिए। मेरे विचार से आपको मूल्यांकन पद्धति अब एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मूल्यांकन पद्धति क्या होती है। ये 4 प्रकार की होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। शुरू में निर्माणात्मक, सब शुरू में फॉर्मेटिव, फिर इसके बाद क्या होता है यूनिट वाइज टेस्ट लेते हैं तो वो माफ़ कीजिएगा, सबसे शुरू में उसको प्लेसमेंट, और फिर जो यूनिट वाइज टेस्ट लेते हैं वो फॉर्मेटिव, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो होता है यानी कि यूनिट वाइज टेस्ट लेने के बाद उसकी जो समस्या है उसका समाधान किए तो ये डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक, और सबसे अंत में होता है समेटिव। क्लियर। तो इसी तरह हम पेपर 1 के सारे टॉपिक एकदम आसान भाषा में समझाते हैं आपको, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, एकदम आसान है। बस आप क्या कीजिए कि
वीडियो देखते हुए नोट्स बनाइए। आपको रिसर्च एप्टीट्यूड मुश्किल लगता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। शिक्षण अभिक्षमता पर 11 वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उस पर 11 वीडियो मैंने एक सीरीज में बनाया, यानी कि 110 प्रश्न है। देखिए आपको रिसर्च एप्टीट्यूड एकदम ईजी, हलवा लगने लगेगा। इसी तरह आपका नंबर सिस्टम हो या कम्युनिकेशन हो या अन्य टॉपिक जैसे कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट या हायर एजुकेशन हो, सब पे वीडियो बना के रखे हुए हैं। जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए और एकदम पेपर 1 को एकदम इजी बनाइए। और ये बात समझ लीजिए कि जेआरएफ के लिए पेपर 1 एकदम भी महत्वपूर्ण है। पेपर 1 में आपका, पेपर 1 में 50 में 30 से 40 प्रश्न के बीच आपके सही होते हैं तो आपके जेआरएफ मिलने की संभावना एकदम बलवती हो जाएगी। एकदम लगे कि एकदम मिल ही जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि पेपर 1 का ही स्कोर आपको जेआरएफ में पूरा हेल्प करता है। तो इसलिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट तो आपको सवाल का जवाब तो वो तो 20वां नंबर का करना है, और साथ ही साथ पसंद आए तो वो भी कमेंट करें। कुछ सुझाव है, सवाल है, वो भी कमेंट करें। और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, जो कि आपके अन्य दोस्त जो पेपर 1 का प्रिपरेशन करें तो वो भी लाभ उठा सके। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकन दबाएं, ताकि आप पेपर 1 को एकदम सरल से सरलतम भाषा में सीख सके। धन्यवाद।